कहानी है फिर से विदा हुई दुल्हन। वह लगभग 45 साल की नीली पड़ चुकी थी। खूबसूरत इतनी कि कोई कमसिन रूपमती भी उसे देखकर शर्मा जाए। दुल्हन के श्रृंगार में थी। हो भी क्यों नहीं, कल तीज था। आज पारना था तो लोगों ने उसे शिव मंदिर जाते देखा था। लोग उसे घेरे खड़े थे। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। इसने कनेल का फल पीस कर खा लिया है, तभी तो उसके जहर से नीली पड़ गई है। पर इसके जिंदगी में कम कष्ट था। अब ऐसा क्या हुआ जो इसने जहर खा लिया? सुबह मंदिर गई थी, वहीं से कनेल का फल तोड़कर लाई होगी। लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, और सच्चाई भी यही थी। पारुल यही नाम दिया था पिता ने। जस नाम तस गुण और रूप। जमींदार की बेटी थी। जब उनका जन्म हुआ तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतनी सुंदर बच्ची उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। समय के साथ बड़ी होती पारुल का रूप भी बढ़ता गया। एक दिन उसकी दादी ने उसके पिता से कहा, कामख्या तेरी बेटी इतनी सुंदर है, कहाँ से लाओगे इसके जोड़ी का दूल्हा? उनके पिता ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी की तरह है तो मैं इसकी शादी विष्णु से ही करूंगा। इस पर दादी बोल पड़ी, तब तो तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। इसके जैसा दूल्हा मिलना असंभव है। यह बात उनके पिता को चुभ गई। पारुल लगभग 16-17 साल की रही होगी तभी उनके पिता एक शादी में गए। वहां उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई, जो पारुल के तरह ही बहुत सुंदर था। साकेत नाम था लड़के का। उसे देखते ही पारुल के पिता उस पर फिदा हो गए। साकेत के बारे में पता किया, वह एक खाते पीते परिवार का लड़का था। पारुल के पिता वहां से पारुल की शादी तय कर ही वापस आए। जब पारुल की मां को पता चला तो उन्होंने इस शादी को करने से इनकार कर दिया। पर पति के आगे किसकी चली है? पारुल की मां का कहना था, माना रूप में वह हमारे बेटी के समान है, पर क्या गुण में भी है। कैसे एडजस्ट करेगी मेरी बेटी उस गरीब परिवार में? पर शादी तो तय हो चुकी थी, वक्त पर हो गई। पारुल जब ससुराल आई तो उसका हर चीज निराला था। उस वक्त दुल्हनें जब ससुराल आती थी तो मोटा सा रेशमी चादर ओढ़कर ससुराल आती थी। पर पारुल ने झीनी चुनरी से घूंघट डाल रखा था। पारुल की साड़ी, पारुल का जूड़ा सब अपने आप में अद्भुत थे। गांव में पारुल के रूप से ज्यादा उसके साथ आए दहेज की चर्चा थी। गांव की लड़कियां तो उसके जूड़े और चुनरी पर ही फिदा थीं। फिर पारुल रोज रोज जब अपना श्रृंगार करती तो सभी लड़कियां किसी न किसी बहाने उससे मिलने आती। पारुल ने बताया कि उसे श्रृंगार करने के लिए एक औरत ने सिखाया है, जिसे पिताजी कलकत्ता से खास इसी के लिए लेकर आए थे, ताकि वह मुझे बनाव श्रृंगार सिखा सकें। साथ ही उसने उस झीनी चुनरी के विषय में बताया कि पिताजी के साथ वह फिल्म देखने गई थी। फिल्म में दुल्हन ने ऐसी ही चुनरी ओढ़ रखी थी। मैं छोटी थी, मैंने पिताजी से कहा, बाबूजी मेरी शादी होगी तो मुझे ऐसी ही चुनरी दीजिएगा। और पिताजी ने यह चुनरी बंबई से मंगाई है। पारुल को वह चुनरी जान से ज्यादा प्यारी थी। उधर साकेत को सभी दोस्त चिढ़ाते कि काश तेरे जैसा हमारा भी रूप होता, हमारी भी किस्मत की चाबी खुल जाती। पारुल जब मायके गई तो उसने अपनी माँ को बताया, कैसे रहूंगी मैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। माँ ने कहा, तभी तो मैं तेरी शादी वहाँ नहीं करना चाहती थी। पर तेरे पिताजी के आगे मेरी आज तक चली है। सब तेरे पिता की गलती है। पर अब क्या हो सकता है? एक बार शादी हो गई तो निभानी तो पड़ेगी ही। पति के घर से अर्थी उठे तो यही अच्छा है। पारुल ने कहा, माँ आप पिताजी को दोष ना दें। अब कभी शिकायत नहीं करूंगी। पारुल का रूप गुण सब अद्भुत था। बड़े घर की बेटी थी, छोटे छोटे सामान के लिए लड़ना उसे आता नहीं था, और ना ही बड़े को किसी काम के लिए ना कहना। सास इस बात का भरपूर फायदा उठाती और सारा काम उस पर छोड़ घूमती रहती। हाँ, उसे मायके जाने से कभी ना रोकती, क्योंकि जब वह मायके से वापस आती तो सामान से लदी होती। साकेत भी उसे ले ससुराल में महीनों पड़ा रहता। यहाँ साकेत ने कुछ और सीखा या ना सीखा, पुरुष अहम का भाव उसमें पारुल के पिता और भाइयों को देख जरूर जग गया। अब उसे पारुल की तारीफ चुभने लगी। वक्त के साथ ये आत्महीनता का बोध बढ़ता गया। एक बार जब पारुल को मायके में 3 महीने हो गए, तब उसके पिता को किसी ने छुपे रूप से टोक दिया, क्या बात है, दामाद जी को यहाँ बहुत मन लगता है, हमेशा यहीं देखता हूँ। बस फिर क्या था, साकेत की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कॉलेज में प्रोफेसर लगवा दिया उसके पिता ने साकेत को, और एक घर खरीद वहीं पारुल बच्चों को रख दिया।
पर साकेत की तो आदत बिगड़ चुकी थी। सारी तनख्वाह अपनी मौज मस्ती में खत्म कर देता। अब पारुल की अगर कोई तारीफ करता तो वह किसी न किसी बहाने उसे प्रताड़ित करता। जब तक पिता जिंदा थे पारुल की हर जरूरत को पूरा करते रहे। सास ने भी पारुल का भरपूर फायदा उठाया। उसकी साड़ी जेवर इज्जत की दुहाई देकर अपनी तीनों बेटियों को दे दिए। पिता की मौत के बाद भाइयों ने बंटवारा कर लिया। पारुल को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई। पति की आदत बिगड़ चुकी थी। उसने पारुल का गहना मांगा। गहना होता तो देती और वो पहला दिन था जब पति ने उस पर हाथ उठाया। सास ने इज्जत की दुहाई दे उसे किसी को भी ये बताने से रोक लिया। पर जीवन यापन तो करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने, जो उसके पिता के दोस्त थे, उसे कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, टाइप सीख लो, कॉलेज में मैं तुम्हें काम दूंगा। पारुल ने वही किया। माँ बहुत नाराज हुई उसके बाहर काम करने पर। अब जिंदगी फिर से ठीक चलने लगी। कॉलेज में भी जल्दी ही पारुल ने सबका दिल जीत लिया। अब लोग अक्सर साकेत और पारुल की तुलना कर देते, यानी कि पारुल की तारीफ। परिणाम पारुल की भरपूर पिटाई। एक दिन पारुल के काले पड़े चेहरे को देख प्रिंसिपल साहब ने साकेत को खूब खरी खोटी सुनाई। बस फिर क्या था, रोज नए घाट का पानी पीने वाला साकेत को मौका मिल गया। कहने लगा कि मेरी बीवी प्रिंसिपल से फंसी हुई है और दूसरी शादी करके आ गया। पारुल की माँ को जब पता चला तो भाइयों से बोली। उनका दो टूक उत्तर था। जिस समय दूसरे के कहने पर मुंह उघार कर काम कर रही थी उस वक्त उसे क्यों नहीं रोका। अब क्या फायदा, अब तो जो होना था हो गया। पारुल पिसती रही। अपने बच्चों के साथ सौंत के भी बच्चे संभालती, पर कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं। किसी तरह पारुल ने अपने बेटों की पढ़ाई पूरी कराई, और पारुल की पुण्य का ही फल था कि बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। पारुल ने बड़े बेटे की शादी कर दी। जब बहू घर आई तो उसने भी उस छीनी चुनरी की चर्चा सुनी। उसके कहने पर पारुल ने उसे चुनरी दिखाई। चुनरी देख बहू अवाक रह गई। चुनरी पर सोने के तारों से कढ़ाई थी, साथ ही सोने के घुंघरू चुनरी के चारों ओर लगे हुए थे। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, माँ ये तो सोना जैसा लगता है। पारुल ने हंसते हुए कहा, सोना ही है, और सारा किस्सा सुना दिया। बहू के मन में लोभ आ चुका था। उसने चुनरी मांगी, क्योंकि वह जो भी मांगती पारुल का सामान तो वह खुशी खुशी उसे दे देती। अभी पिछले महीने ही पारुल के भतीजे की शादी हुई थी। उसे नेकलेस सेट मिला था। बहू ने मांगा, उसने दे दिया। पर पारुल ने चुनरी देने से इनकार कर दिया। साथ ही बोली, फिर कभी ना मांगना इसे। ना तो माजी के मांगने पर इसे दिया, ना ही इनकी पिटाई पर दूसरी को दिया। ये तो मेरे साथ जाएगा। पर बहू के मन में तो लोभ समा चुका था। उसने अपने पति से चुनरी की हट कर दी। बेटे ने माँ से चुनरी मांगी। पारुल ने इनकार कर दिया। बेटा जिद करने लगा, पर हर बार उसे ना सुनने को मिलता। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने पारुल पर हाथ छोड़ दिया। वैसे भी उसने अपने पिता से बचपन से यही तो सीखा था। पारुल कलाकर रह गई। हल्ला सुन साकेत भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ उधर ही आ गया था। रोती हुई पारुल ने साकेत की तरफ आग्नेय दृष्टि से देखते हुए कहा, अगर मायके और ससुराल की इज्जत के लिए बेटे से भी मार खाना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगी। पुलिस आ चुकी थी, साथ ही पारुल के मायके वाले। जब सारी घटना का उन्हें पता चला तो बदनामी के डर से उन्होंने ये बात फैला दी कि पारुल को सांप ने काट लिया। उनके रसूख के कारण पारुल का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पारुल को 16 श्रृंगार के साथ तैयार किया जा चुका था। अंत में झीनी चुनरी पारुल के सर पर डालते वक्त उन्हें पारुल की एक बात याद आ रही थी। जब उन्होंने पूछा था कैसी हो तो उसने कहा था, माँ आपको भी बताना पड़ेगा। पिताजी को तो कभी नहीं बताना पड़ा, वो जब तक जिंदा रहे ढाल बने रहे मेरे। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। जिसे कभी दुल्हन बना ससुराल विदा किया आज उसे शमशान। पर अब तो दुल्हन नहीं रही थी, वो फिर से विदा हो रही थी अपनी उसी झीनी चुनरी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।